वैसे हमारे माशरे में समझा जाता है कि एक जो नफ्सियाती मसला जिसको है तो वो दूसरों को मारता है, हालांकि दे देमसेल्व्स आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एक तो ज़हनी तशद्दुद होता है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते। जो इमोशनल अब्यूज़ होता है उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं होता और बहुत ख़वातीन को इतना तशद्दुद का सामना करना पड़ता है कि उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मेरे चैनल का पता है, इसका नाम है एम्पैथी फॉर ऑल यानी हम आहंगी सबके लिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल यही था कि मेंटल हेल्थ को हम लोग ज़हनी सेहत को उस टाइम तक बेहतर तरीके से उसके ऊपर नहीं ट्रीट कर सकते, बात कर सकते जब तक हम लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सोशल इश्यूज़ यानी समाजी इश्यूज़ के साथ ना रिलेट करें। तो इसी वजह से समाजी इश्यूज़ पे सबसे जो एक बेहतरीन मीडियम है जो बात कर सकता है वो एक लॉ प्रोफेशनल है। तो इसकी वजह से आज मैं बैरिस्टर ज़ारा बायानी के पास आई हूँ और आज वो कुछ अपने पर्सपेक्टिव्स, अपना नज़रिया पेश करेंगे। हम लोग जो भी इनके साथ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हैव यू ऑन माई शो। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। और मैं मैडम के बारे में बताऊँगी। आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय हर प्रोफाइल। मैंने देखा तो पढ़ा तो उसमें इन्होंने विमेन इशूज़ के, औरतों के मसाइल पे बहुत काम किया हुआ है, जिस पे हरासमेंट आती है, डोमेस्टिक वायलेंस आता है, रेप आते हैं, खुला के केसेस आते हैं। तो मैं इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं मैडम के पास आऊँ। तो और उन्होंने भी, शी वाज सो स्वीट और मैडम ने मुझे टाइम दिया। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करेंगे, जिसका मतलब होता है तशद्दुद। तो दोस्तों, मेरे काफ़ी हद तक मेरी जो क्लिनिकल सेटिंग्स हैं, जो मेरे पास लोग आते हैं, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि काफ़ी हद तक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, क्योंकि वो आके ख़ुद भी रिपोर्ट करते हैं। वैसे हमारे माशरे में समझा जाता है कि एक जो नफ्सियाती मसला जिसको है तो वो दूसरों को मारता है, हालांकि दे देमसेल्व्स आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के वो खुद शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वो नफ्सियाती मसाइल स्टार्ट होते हैं। तो इसी वजह से मैं मैडम के पास आई थी। तो मैडम, आप थोड़ा सा बताएं डोमेस्टिक वायलेंस हमारी आवाम को, हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले डिफ़ाइन करें कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है। So first of all, I'd like to say Walaikum Assalam. Thank you so much for having me on this. देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है तशद्दुद होता है। अब बहुत देखिए 2-3 किस्म के होते हैं एंड यू नो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको भी ये अंदाज़ा है कि एक तो ज़हनी तशद्दुद होता है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते, जो हम इमोशनल अब्यूज़ कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये है कि बहुत सारे ये हर तबके से है सोसाइटी में, हर तबके में, हर औरत स्पेशली, कुछ मर्द भी, उन सबको तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। जब हम इमोशनल अब्यूज़ की बात करते हैं, अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, हमारा एक एक्ट है जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत है, जिसके तहत एक कंप्लेंट फाइल हो सकती है और उसके बाद जो उसका नतीजा होगा कि कोर्ट में केस चलेगा और उसके बाद जेल भी हो सकती है अब्यूज़र को, या जो जिन्होंने नहीं तशद्दुद किया है, तो अक्यूज़ कह लें आप उनको। अब बात ये है कि लेकिन जो इमोशनल अब्यूज़ होता है उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं होता एंड वो एक बहुत मुश्किल होता है प्रूव करना कोर्ट में भी। आजकल हम ट्राई करते हैं कि हम हर खातून की, अगर इफ़ शी इज़ गॉन थ्रू इट, अगर उन्होंने ये सहा है तो हम उनको कैसे मदद करें, उनकी कैसे मदद करें। लेकिन वही बात आती है कि उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। उनको क्या मिलेगा उसके बारे में, क्या उनको मिलेगा कॉम्पनसेशन की, क्या कुछ पैसों की तौर पर, या वो जेल जाएंगे। तो दिस इज़ ये तरह हमें इशू होता है। ठीक है, ओके। तो मैडम, प्लीज़ हमारी आवाम को बताएं, आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर कौन विक्टिम्स हैं इधर के, जिससे मैंने आपसे पूछा कि औरतें हैं या बच्चे हैं या आदमी हैं, हाउस हेल्प है जिसमें दोनों किस्म की आ जाती है, आदमी भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स भी हैं। तो आपको क्या लगता है जो रिपोर्ट होते हैं आपके पास केसेस, सबसे ज़्यादा कौन सी विक्टिम्स है जिसमें आप कहेंगे हाई परसेंटेज तो यही है? देखिए, एक बहुत मशहूर कहावत कह लें या जो आजकल हम माशरे में इस्तेमाल करते हैं, ये कि बंद कमरों में जो होता है वो किसी को मालूम नहीं। तो जैसे आपने बात की कि किस तबके से बिलोंग करते हैं, वो कोई भी तबका हो सकता है।
इट डजंट मैटर कि जैसे जो हायर्ड हेल्प होती है, जो हमारे घर में काम करते हैं, उनकी इतनी कहानियाँ होती हैं कि हमारे साथ कितना तशद्दुद होता है। कभी मियाँ बीवी के साथ करता है, कभी बीवी मियाँ के साथ करती हैं। ये भी हो सकता है कि जो बाकी इन लॉज होते हैं, जो सास ससुर होते हैं, वो करते हैं, देवर देवरानी, वो इनका कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक किस्म का की तबके में ये होता है या एक ही किस्म का इंसान करता है, दोनों के साथ होता है। लेकिन विमेन की परसेंटेज ज़्यादा है और बहुत ख़वातीन को इतना तशद्दुद का सामना करना पड़ता है कि उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और मसला ये होता है कि उनकी मदद कौन करे। हमारे कवानीन तो हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनकी अवेयरनेस नहीं है। एंड जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक उनको इस्तेमाल ना किया जाएगा सही तरीके से, तो उनके होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपने बात की कि कितनी फ़ीसद, तो देखिए रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की, कितने लोग रिपोर्ट करेंगे एग्जैक्टली, कितने लोगों को पता है कि हम किसी कहाँ जाके रिपोर्ट करें, किसको बोलें, किससे मदद मांगें। जब हम पुलिस स्टेशन की बात भी करते हैं तो अक्सर और बेशतर होता है कि ये आपका आपस का मामला है मियाँ बीवी का, हम नहीं सुनेंगे या हम रिपोर्ट नहीं करेंगे या हम कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। ये बहुत इसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये मोस्टली ख़वातीन फेस करती है, क्योंकि देखिए ख़वातीन को पहले हिम्मत चाहिए होती है पुलिस स्टेशन जाने की, उसके बाद उनसे डील करने की और फिर उनको समझाने की कि मुझे क्यों कंप्लेंट फाइल करनी है, FIR फाइल करवानी है। तो यही होते हैं जो जितने हम रिपोर्टर की बात करते हैं उससे बहुत ज़्यादा केसेस हाँ, ये बिल्कुल ये पाकिस्तान में है एक इशू के केसेस बहुत ज़्यादा कम रिपोर्ट होते हैं। जैसा सुसाइड है, जैसा हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, सुसाइडल केसेस ही इतने कम रिपोर्ट होते हैं कि आपको पता नहीं चलता। फैमिली वाले उसको इस तरह पोर्ट्रे करते हैं जैसे एज इफ इट वाज नॉट अ सुसाइड, ताकि एक उनके लिए एक शर्मिंदगी का बायस होता है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि तशद्दुद जब औरतों पे होता है, जब वो औरतें बड़ी बड़ी देखी प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव औरतें होती हैं जो उसका शिकार होती हैं, तो केसेस रिपोर्ट नहीं होते, इस वजह से नहीं पता। और दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पे कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम लोग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं दे सकते। डोमेस्टिक वायलेंस को हम लोगों को ज़्यादा वास्ट तरीके से, ये नहीं कि एक विमेन या एक पर्टिकुलर एक बंदा बड़ा जो है वही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। मैं जो केसेस हैंडल करती हूँ वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वो छोटे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के वो उस पर्टिकुलर पैरामीटर में नहीं आते, हालांकि वो भी आते हैं। तो तशद्दुद, मार पीट, ये सारे एंगर और अग्रेशन के हवाले से, तो इस वजह से मुझे था कि मैं मैडम से उसके बारे में ज़रूर पूछूं। तो मैडम आप थोड़ा सा हमारी आवाम को बताएं कि आपके पास जब वो आते हैं रीजंस लेके, औरतें आती हैं, जिसमें आपने कहा कि औरतों की परसेंटेज आपको ज़ाती तौर पर इतना ज़्यादा है, तो वो क्या रीजंस देती हैं आपको कि भाई हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रहे हैं? तो क्या मतलब कोई ना कोई रीजंस तो होंगे ना उनके पास कि भाई हम लोग ये करते थे तो इस वजह से हमें डोमेस्टिक वायलेंस फेस करनी पड़ती थी, तो वो क्या रीज़न आपके साथ आके शेयर करती हैं? जी देखिए, बहुत मुख्तलिफ किस्म के रीज़न्स होते हैं। कोई कहता है कि हमारे इन लॉज़ को, मेरी सास को मैं पसंद नहीं, या किसी ने कहा मेरी पसंद की शादी हुई थी। कोई कहते हैं कि बस मेरे हस्बैंड घर आते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो थके हुए होते हैं, वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे पर निकालते हैं। तो ये मोस्टली ऐसे होता है। कभी ये होता है, और बच्चों को भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन निकलती है कि होमवर्क नहीं किया तो इतना मार डाला, मार डाला मतलब इतनी इतना मारा कि वो बच्चा निढाल होके बैठा हुआ है। तो ये ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जिसकी पता नहीं होता हमें कि क्यों करते हैं, इनकी कोई रीजंस नहीं होते। लेकिन हर डोमेस्टिक वायलेंस केस को वो रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तशद्दुद बच्चे के साथ हो या खुद खातून के साथ या किसी मर्द के साथ, उनको सिर्फ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट फाइल जी। तो दोस्तों देखिए ये कितना एक इम्पॉर्टेंट इशू है। डोमेस्टिक वायलेंस मेरे पास केसेस आते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का ठीक है वो मेंटल हेल्थ उनकी जाके किस तरह अफेक्ट करती है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ रिकमेंडेशंस के हवाले से कि डोमेस्टिक वायलेंस देखिए सारा एक आपका बिहेवियरल इशू है। ये बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इट्स अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, कि ये एक रवैये के अंदर है। और रवैया ऐसा क्यों है इंसान का कि वो इतना आप पे से बाहर हो जाए कि जाके दूसरे बंदे को बुरे तरीके से पीटना शुरू हो जाए, तो इट्स द प्रॉब्लम
विद एंगर। तो इसमें एंगर मैनेजमेंट के आपको किस तरह की टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए, किस तरह अपने एंगर को, अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी मैं बताऊँगी कि मैंने एंगर मैनेजमेंट के ऊपर भी एक अपनी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत ज़रूरी है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, जैसा कि हम उनके ऊपर बात करेंगे तो ये चीज़ें हल होंगी ना। तो मैडम आप थोड़ा सा, मैंने तो साइकोलॉजिस्ट होने के नाते एंगर को इसमें हाईलाइट किया, एंगर जो होता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि एंगर इट्स जस्ट अ लेयर, अंदर से फीलिंग्स मोस्टली लोगों की कुछ और होती है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको एंगर के साथ लेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बचपन से ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बच्चों में ही नहीं सही तरह सिखाया। लोग यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेयर कर लेते एंगर से। सैड हुए तो उसको लेयर करना एंगर से, हर्ट फील करें उसमें एंगर के साथ उसको लेयर करें। तो उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम ये है ना कि आपका अग्रेसिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर स्पाउस, टुवर्ड्स योर चाइल्ड, कि आप इतना गुस्से में आ जाओ और इतना रिएक्ट करो कि आप दूसरे बंदे को पीटना शुरू हो। तो यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट के ऊपर आता है कि आप अपने गुस्से को काबू डालें, कि इतना नहीं कि आप दूसरे को पीटना शुरू कर दें। तो मैडम कुछ रिकमेंडेशंस आपको क्या लगता है इसके हवाले से, अगर आपके जहन में है, या आपको लगता है कि लॉ के अंदर कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, या आवाम को बताएं, औरतों को आगाह करें कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को, अगर सपोज उस चीज़ का शिकार है, तो हाउ टू मतलब लाइक चैलेंज दिस पर्टिकुलर थिंग, कि आप कैसे इस चीज़ को आप अपने उस पर्टिकुलर जो ट्रैप में अगर फंस गए तो आप कैसे उस ट्रैप से निकले जाओ। या शुरू में आपको लगता है कि कम्युनिकेट करना चाहिए स्पाउस के साथ कि भी योर बिहेवियर, योर साइकोलॉजिकल इशू एंड यू शुड सीक अ हेल्प, कि या फिर उसको मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप को नाम देना चाहिए, क्या करना चाहिए इस तरह के लोगों को। अगर सपोज एक स्पाउस, कोई भी पार्टनर है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो कैसे हम लोग इस चीज़ को हल कर सकते हैं कि पाकिस्तान से हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को, लोगों को आगाह करके धीरे धीरे इस चीज़ के ऊपर मैनेज कर सकें। वो थोड़ा सा प्लीज़ अब आपको बताएं। जी देखिए, अगर किसी के साथ भी तशद्दुद हो रहा हो, सबसे पहले तो वो रिपोर्ट करें, ठीक है, और सबसे पहले वो एहसास अपने आप को दिलाएं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये मेरे साथ गलत हो रहा है। जब एक इंसान को एहसास होता है, उसके बाद वो उसके बारे में कुछ कर सकता है। तो एक तो अवेयरनेस, एंड थैंक यू कि आप ऐसे ऐसे वीडियोस कर रहे हैं अपने चैनल पे, क्योंकि देखिए अगर जब आपकी जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत अगर 5 ख़वातीन को या मर्द को पता हो कि मेरे राइट्स क्या हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट। सो यही बात है कि पहले खुद आपको हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये गलत हो रहा है, एंड टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो आप जाके बात करें अपने स्पाउस से जिनके साथ हो रहा है। देखिए अक्सर और बेशक ये होता है कि अगर जब आप बात करते हैं उनसे, तो वो और उनको लगता है कि हमें वापस मार पिट जाएगी या हमारे साथ वापस जुल्म होगा हमारे ऊपर, तो वो नहीं करते, दे डोंट टेक अ स्टैंड। तो एक होता है कि यू टेक अ स्टैंड, या फिर जो लॉ में है वो ये है कि आप जाके कंप्लेंट फाइल करें और किसी वकील से बात करें। बहुत सारे इदारे हैं, मेरा खुद का इदारा है जो हम फ्री मीनिंग प्रोबोनो केसेस करते हैं। तो उससे क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि किसी के ऊपर जुल्म ना होना चाहिए, और ये एक तरीका है हमारा टू गिव बैक टू सोसाइटी, मुआशरे के लिए कुछ करने के लिए। तो अगर कोई भी ऐसी खातून हो या कोई भी ऐसे बच्चे हों जिनके साथ ऐसी जैसे जुल्म हो रहा हो, तशद्दुद हो रहा हो, तो बहुत ज़रूरी है कि वो किसी या तो वकील को से बात करें या फिर जाके कंप्लेंट फाइल करें। और एक पिटिशन होती है डोमेस्टिक वायलेंस की, जो बाद में आपके लिए फाइल हो जाती है, और उससे उसका नतीजा फिर इंशाल्लाह पॉजिटिव भी होता है, उससे फाइन भी लगते हैं या फिर जेल भी होती है उस इंसान को जो तशद्दुद कर रहा हो। मास्टरीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए आपने कितने अच्छे तरीके से, थैंक यू सो मच, बताया। देखिए ये एक यही होता है ना कि एक फियर की कंडीशनिंग भी होती है कि आप उन लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा कंडीशन तो करने की कोशिश करें कि इसकी रिप्रिकॉशंस क्या है। कि बेटर यही है कि भी आप अपने आप के गुस्से को मैनेज करें, जिसमें आपको, क्योंकि ज़्यादातर वो गुस्सा ही रीज़न होता है जिसकी वजह से आप मार पीट करते हो, कि आप इतने अपने आपे से बाहर हो और अपनी इमोशंस को इतना बुरे तरीके से आप बैडली मैनेज कर रहे हो कि आप गुस्से में जाके दूसरे को मार पीट कर रहे हो। तो देखिए इस तरह की वीडियोस बनाना इसी वजह से मुझे था कि मैडम ने इतना अच्छे तरीके से, हालांकि शी इज़ सो बिजी बट स्टिल शी गिव मी टाइम, और मैडम ने फिर इतने अच्छे तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को बताया है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर अगली वीडियो पे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।